अब मैं क्या करूं भाई, मैं सच में क्या करूं? मुझे जेल नहीं जाना यार। मतलब जरा सोचिए, किसे पता था कि पुनर्जन्म यानी रीबर्थ मिलने के बाद मैं एक हस्की बन जाऊंगा, और वो भी कोई ऐसा वैसा हस्की नहीं, पूरे 250 के ब्लड ग्रुप वाला महा बेवकूफ कुत्ता। लोग कहते हैं कि 220 का दिमाग भी कम पड़ता है, पर यहाँ तो लेवल ही अलग है। लेकिन बॉस, अब मैं मरना नहीं चाहता, और जेल तो बिल्कुल भी नहीं जाना। दरअसल इस शरीर के पुराने मालिक यानी जिस हस्की की बॉडी में मैं आया हूँ, उसने मालिक की गैर मौजूदगी में पूरे घर का कचरा कर दिया था। और मेरी मालकिन कौन है? एक कड़क पुलिस ऑफिसर। भाई वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने दिन में ही पेट हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया, और शाम को वो मेरे स्पेयर पार्ट्स ढीले करने यानी मेरी नसबंदी कराने आ रही थी। वैसे तो मुझे एक सिस्टम मिला है, लेकिन साला किस्मत देखो, ये एक पुलिस डॉग सिस्टम है। इनाम अनलॉक करने के लिए मुझे अपराधियों को पकड़ना होगा। अब तुम ही बताओ, कौन सा पुलिस स्टेशन एक हस्की को पुलिस डॉग की नौकरी पर रखेगा? अगर वो लेडी कॉप ऑफिस से वापस आ गई तो शाम तक मेरी मर्दानगी का दी एंड होना पक्का है। अब यहाँ से भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मेरी मालकिन भले ही दिखने में बेहद हॉट और खूबसूरत है, और पुलिस डिपार्टमेंट की सबसे खूबसूरत कली मानी जाती है, पर इस वक्त वो मेरी जान लेने पर तुली हुई है। तो क्या मैं चुपचाप बैठा रहता? बिल्कुल नहीं। मैंने दिमाग चलाया और इस लोहे के डॉग केज यानी पिंजरे का मुआयना किया। इंसानी दिमाग का इस्तेमाल करके मुझे जल्द ही एक रास्ता मिल गया। पिंजरे के दरवाजे के स्क्रू ज्यादा टाइट नहीं थे। मैंने अनजाने में अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहा, पर सामने जो आया वो एक बालों से भरा काला पंजा था। अब जो करना था मुंह से ही करना था। मैंने अपना मुंह खोला और दांतों से एक स्क्रू को पकड़ लिया। वक्त कम था, इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद की और पूरी ताकत से मुंह चलाने लगा। देखते ही देखते मैंने अपने दांतों से 10 से ज्यादा स्क्रू खोल दिए। पिंजरे का दरवाजा सीधे नीचे आ गिरा। इस पिंजरे को बनाने वाले डिजाइनर ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कोई कुत्ता अंदर बैठकर स्क्रू खोल देगा। मैं तुरंत अपने बालों को झाड़ते हुए पिंजरे से निकला और लिविंग रूम की तरफ भागा, लेकिन वहां का नजारा देखते ही मेरी हवा टाइट हो गई। लिविंग रूम का कबाड़ा हो चुका था। तीनों सोफे पूरी तरह फटे हुए थे। फटे हुए कपड़े, ड्रेसेस और हाई हील्स पूरे फर्श पर बिखरे पड़े थे। यहाँ तक कि दीवार पर भी पंजों के साफ निशान थे। अब समझ आया कि मालकिन मेरा गेम क्यों बजाना चाहती थी। मैं बुरी तरह घबरा गया। मुझे पक्का यकीन था कि वो लेडी कॉप मुझसे बदला लेकर रहेगी। मुझे यहाँ से तुरंत रफू चक्कर होना था। मैं घर के मेन दरवाजे की तरफ भागा। मैंने अपने पंजों से हैंडल को नीचे दबाया और क्लिक, दरवाजा खुल गया। शुक्र है कि कोई लॉक नहीं लगा था। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं सीधे घर से बाहर कूद गया। मैं अपनी सोसाइटी से बाहर भागा, पैदल चलने वाले रास्ते को पार किया और सीधे आवारा कुत्तों वाली एक पतली सी गली के सामने जाकर रुका। मैं जोर जोर से हाँफ रहा था और पीछे मुड़कर देख रहा था। इतनी दूर भागने के बाद अब मैं सुरक्षित था। भले ही आगे की जिंदगी एक आवारा कुत्ते की तरह गुजरने वाली थी, पर कम से कम मैंने एक मर्द के तौर पर अपनी इज्जत तो बचा ली थी। आखिर कुत्ते की भी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है भाई। थोड़ी देर आराम करने के बाद मेरा दिमाग शांत हुआ। मुझे मानना पड़ेगा कि इस हस्की की बॉडी में एनर्जी बहुत है, पर अब अगला कदम क्या होगा? सिस्टम तो है, पर वो डॉग सिस्टम मुझसे क्रिमिनल पकड़वाना चाहता है। इस वक्त तो मेरे पास एक चाबुक तक नहीं है, और फिर इस चिलचिलाती धूप में दिन दहाड़े क्रिमिनल कहाँ से मिलेगा? तभी अचानक दूर से एक आदमी और औरत की आवाज आई। मैं वहीं ठिठक गया। भाई ये क्या सीन है? क्या सच में कोई क्रिमिनल मिल गया? मैं थोड़ा नर्वस हो गया और अनजाने में अपने चारों पंजे उठा लिए। कुछ पल की हिचकिचाहट के बाद मैं दबे पांव उस आवाज की तरफ बढ़ा। सिस्टम का रिवॉर्ड पाने का मौका बिल्कुल मेरे सामने था। मुझे एक बार देखना तो पड़ेगा ही। हाँ, अगर मामला ज्यादा डेंजरस लगा तो दुम दबाकर भागने में देरी नहीं करूंगा। मैं गली के कोने तक पहुंचा और चुपके से अपना डॉगी वाला सिर बाहर निकाल कर देखा। सामने एक लंबा चौड़ा आदमी काली टी शर्ट पहने हाथ में खंजर लिए खड़ा था। उसने सफेद ड्रेस पहनी एक लड़की का कॉलर पकड़ रखा था और उसे दीवार से सटाकर डरा रहा था। रॉबरी, अपना फोन निकाल। मेरी शर्ट पर ये क्यूआर कोड दिख रहा है, इसे स्कैन कर और सारा पैसा ट्रांसफर कर। वो लंबा आदमी बेहद खूंखार अंदाज में चिल्लाया। भाई साहब, ये तो नए जमाने का डिजिटल लुटेरा निकला। मैं अंधेरे में छिपकर सब देख रहा था। लड़की इतनी डरी हुई थी कि उसमें विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। उसने कांपते हाथों से फोन निकाला और लुटेरे को पैसे ट्रांसफर करने ही वाली थी। मैंने कुछ देर सिचुएशन को परखा। सच कहूं तो मेरी भी थोड़ी फट रही थी। वो लुटेरा काफी लंबा चौड़ा था, कम से कम 6 फीट 3 इंच 1.9 मीटर्स का कट्टा पिट्टा जवान। अगर मैं इंसान भी होता तो भी उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं करता, और यहाँ तो मैं सिर्फ 25 किलो का एक हस्की था। मुझे डर था कि उसका एक हाथ भी मुझे पड़ गया तो मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। जब मैं इसी उधेड़बुन में था कि आगे बढ़कर उस पर हमला करूं या नहीं, तभी अचानक उस लुटेरे को पैसे ट्रांसफर नहीं हुए, बल्कि कुछ और ही हो गया। सिस्टम नोटिफिकेशन, लुटेरे को नॉर्थ अमेरिकन ग्रे वोल्फ, ग्रे भेड़िया सिस्टम और वाइल्ड डॉग कैचिंग टेक्निक प्राप्त हुई है। भाई, वाइल्ड डॉग कैचिंग टेक्निक की बात तो छोड़ ही दो, पर ये नॉर्थ अमेरिकन ग्रे वोल्फ सिस्टम बेहद खतरनाक चीज है। इसका वजन 90 किलोग्राम तक हो सकता है। इसकी बाइट फोर्स इंसानों से 700 गुना ज्यादा होती है, और ये 65 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ने वाला टॉप शिकारी है। इसका स्टैमिना इतना तगड़ा होता है कि एक वयस्क इंसान को तो ये खिलौने की तरह मसल दे। अब मामला पूरी तरह से पलट चुका था। एक हस्की का सामना अब एक भेड़िए से होने वाला था।
तभी अचानक हड़बड़ी में मेरा पैर एक खाली बोतल पर पड़ गया। क्रश। गली के सन्नाटे में वो आवाज गूंज उठी। लुटेरा एकदम से चौंक गया। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसकी नजर सीधे मुझ पर पड़ी। मुझे देखकर उसके चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आ गई। अरे यार, डरा ही दिया था। ये हस्की यहाँ कहाँ से आ गया? फालतू में मेरी जान सुखा दी। वो बड़बड़ाने लगा, भाई तू तो असली वाला हस्की है, एकदम शक्ल से ही पैदाइशी चूतिया लग रहा है। तेरी माँ का ब्लड ग्रुप कुछ ज्यादा ही प्योर था। क्या रे, अब मैं क्या करता? मैंने अपने गुस्से को थूका और ऐसा नाटक करने लगा जैसे मैं बस वहाँ से यूं ही गुजर रहा हूँ। लुटेरे ने भी मुझ पर ध्यान देना बंद कर दिया और फिर से उस लड़की को पैसे ट्रांसफर करने के लिए धमकाने लगा। लेकिन भाई अगले ही पल पासा पलट गया। मैंने पूरी ताकत समेटी और एक काली परछाई की तरह हवा में उछला। खचाक। मैंने अपने मजबूत जबड़े से सीधे उसके हाथ को दबोच लिया। गली में उसकी हड्डी चटकने की साफ आवाज आई। क्रैक। वह जोर से चिल्लाते हुए जमीन पर आ गिरा। साले ने मुझे चूतिया बोला था ना, अब मैं उसे छोड़ेगा नहीं। मैं पागलों की तरह उसे काटने लगा और मन ही मन उसे गालियां देने लगा। बेटा अब बोल, कौन चूतिया है? लेकिन उस लुटेरे के कानों में मेरी गालियां नहीं बल्कि एक के बाद एक खुखार भौंकने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। अपने ऊपर उस पागल हस्की को देखकर लुटेरे का सीपीयू पूरी तरह से बर्न होने वाला था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि एक पालतू कुत्ता उस पर भारी कैसे पड़ गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। लुटेरे ने छटपटाते हुए मुझे पीछे धकेलना चाहा। उसे यकीन ही नहीं था कि वो एक हस्की से हार रहा है। उसने पलटने की कोशिश की, लेकिन भाई मैंने तो अभी अभी सिस्टम से वाइल्ड डॉग कैचिंग टेक्निक सीखी थी। मैंने उसे अपनी पूरी ताकत से जमीन पर दबोच कर रखा। यह तकनीक वाकई बड़े काम की निकली। जब मुझे पक्का यकीन हो गया कि अब ये लुटेरा हिल भी नहीं सकता, तब मैं मुड़ा और उस लड़की की तरफ देखकर जोर से भौंका। अरे मैडम, ओ हेलो, वहाँ मूर्ति बनकर क्यों खड़ी हो? पुलिस को फोन करो ना। पर वो लड़की, भाई वो तो आंखें फाड़े मुझे ही घूरती रही। उसका पूरा दिमाग सुन्न हो चुका था। सोचिए, एक लड़की ऑफिस से घर लौट रही हो, अचानक उसे कोई लूटने की कोशिश करे और तभी एक हस्की आकर उसकी जान बचा ले। कोई भी पागल हो जाएगा। उस लड़की का नाम शिया याओ था, पर वो अभी भी स्टैचू बनी खड़ी थी। मैं समझ गया कि इसे मेरी डॉगी लैंग्वेज समझ नहीं आने वाली। हार मानकर मैं उसके पास गया, अपना अगला पंजा उठाया और उसके हाथ में पकड़े फोन पर जोर से मार दिया। अब तो समझ जाओ दीदी। शिया याओ ने एक बार अपने फोन को देखा और फिर मेरी तरफ। उसकी आंखों में अविश्वास था। तुम चाहते हो कि मैं पुलिस को फोन करूं? मैंने जोर से अपना सिर हिलाया। शिया याओ की आंखें तुरंत चमक उठी। ये कुत्ता तो कमाल है। अब उसने एक सेकंड की भी देरी नहीं की। उसने तुरंत पुलिस का नंबर डायल किया। हेलो, पुलिस स्टेशन? हाँ, मुझे लूटा जा रहा था। वेनहुआ रोड के पास जो पुरानी गली है वहीं पर हूँ। प्लीज किसी को जल्दी भेजिए। दूसरी तरफ से पुलिस वाले ने कहा, ठीक है, हमारी टीम तुरंत निकल रही है। क्या आप ठीक हैं? एम्बुलेंस की जरूरत है? नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे चोट नहीं आई। शिया याओ ने जवाब दिया। तो आप तुरंत किसी सुरक्षित जगह पर चली जाइए, वहीं मत रुकिए। हो सकता है लुटेरा फिर से हमला कर दे। ये सुनकर शिया याओ ने एक नजर जमीन पर तड़पते हुए लुटेरे को देखा, जो हिलने तक की हालत में नहीं था। वह बोली, नहीं, लुटेरा भाग नहीं सकता, उसे दबोच लिया गया है। पुलिस स्टेशन में सन्नाटा छा गया। क्या किसी ने आपकी मदद की? कोई वहाँ आया था? नहीं, मुझे एक कुत्ते ने बचाया है। उसने अचानक आकर लुटेरे को जमीन पर पटक दिया। वो एक हस्की है। ये सुनते ही पुलिस वाले का टोन एकदम सीरियस हो गया। मैडम, पुलिस को झूठी जानकारी देना कानूनी अपराध है, मजाक मत कीजिए। मैं सच कह रही हूँ, आप खुद आकर देख लीजिए। शिया याओ ने चिढ़कर फोन काट दिया। अब शिया याओ ने राहत की सांस ली। वो कौतूहल से मुझे देखने लगी। ये हस्की इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है? दिखने में तो एकदम बुद्धू सा है, पर इसकी फाइटिंग पावर कमाल की है। जब इसने हमला किया तो मुझे लगा जैसे कोई भेड़िया आ गया हो। इसके सामने वो 6 फीट से ऊंचा लुटेरा एक छोटे बच्चे जैसा लग रहा था। अमेजिंग। उसी समय शियोंगचेंग शहर के साउथ पुलिस स्टेशन में पुलिस टीम के कैप्टन चिनफेंग के हाथ में इस हफ्ते की 5वीं रॉबरी की रिपोर्ट थी और उनका चेहरा गुस्से से इतना काला पड़ चुका था कि मानो अभी खून खौल उठेगा। संदिग्ध सस्पेक्ट की पहचान तो कब की हो चुकी थी, लेकिन वह साला पुराना अपराधी था। उसका एंटी स्पाई दिमाग बहुत तेज था। हर क्राइम के बाद वो गायब हो जाता था। पुलिस उसे पकड़ ही नहीं पा रही थी। ऊपर से हेडक्वार्टर से कड़े निर्देश आ चुके थे कि अगर इस बार भी वो हाथ नहीं आया तो कैप्टन साहब को सस्पेंड होना पड़ सकता था। चिनफेंग खड़े हुए और पूरे ऑफिस के पुलिस वालों पर चिल्लाए, सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप सब के सब अलर्ट हो जाओ। क्राइम सीन के आसपास के सारे सीसीटीवी कैमरों पर कड़ी नजर रखो। हमें उस कमीने को आज हर हाल में पकड़ना है। तभी पास खड़े एक युवा पुलिस वाले ने झिझकते हुए कहा, सर, वो कंट्रोल रूम से मैसेज आया है कि लुटेरे को पकड़ लिया गया है। चिनफेंग का गुस्सा 7वें आसमान पर था। पकड़ लिया? किसने पकड़ा? क्या सिटी पुलिस ने कोई टीम भेजी थी? उस युवा पुलिस वाले ने कुछ पल की हिचकिचाहट के बाद डरते डरते कहा, नहीं सर, विक्टिम के मुताबिक एक हस्की ने दौड़कर उस लुटेरे को दबोच लिया और लड़की को बचा लिया। चिनफेंग पहले तो 3 सेकंड के लिए ब्लैंक हो गए, फिर उनका गुस्सा फूट पड़ा। ये बकवास है, सरासर उकसावा है। पक्का उस लुटेरे ने बंदूक की नोक पर लड़की से ये झूठ बुलवाया है। ये सीधे सीधे पुलिस का मजाक उड़ाना है। वो हमें ये जताना चाहता है कि हम एक हस्की से भी गए गुजरे हैं, है ना? सबको बाहर निकालो, पूरी फोर्स को अभी के अभी क्राइम सीन पर भेजो। कैप्टन जितना सोच रहे थे उनका खून उतना ही खौल रहा था। सस्पेक्ट 6 फीट से ज्यादा लंबा और तगड़ा आदमी है। हमारे स्टेशन के जर्मन शेफर्ड पुलिस डॉग्स भी अकेले उसे काबू नहीं कर पाते और वो कह रहे हैं कि एक हस्की, उस महा बेवकूफ कुत्ते ने इंसान की जान बचाई। बकवास। ये पक्का सस्पेक्ट
इफेक्ट की कोई चाल है। आसपास के युवा पुलिस अफसरों को भी अपने कैप्टन की बात सही लगी। वे भी गुस्से से भर गए कि कोई अपराधी पुलिस का इस कदर मजाक कैसे उड़ा सकता है, एक हस्की लुटेरे को कैसे हरा सकता है। बिल्कुल सही बात है। वैसे हमारे स्टेशन की कली लिन वॉन्चिंग के पास भी एक हस्की है ना? वो तो रोज रोती रहती है कि उसका कुत्ता घर तोड़ने के अलावा कुछ नहीं करता, एक पुलिस वाले ने कहा। हाँ, और अभी अभी लिन वॉन्चिंग ने सीसीटीवी फुटेज देखी है, उसका वही हस्की पिंजरा तोड़कर भाग गया है। पक्का ये वही लुटेरा है जो हमारा मजाक उड़ाने के लिए ये सब कहानियां गढ़ रहा है। पूरी टीम गुस्से में लाल होकर बाहर निकली। सायरन बजाती हुई कई पुलिस गाड़ियां तेजी से पुलिस स्टेशन से रवाना हुई। ठीक 10 मिनट बाद जब पुलिस की गाड़ियां उस गली के बाहर रुकी तो पुलिस अफसरों और उस हस्की का आमना सामना हुआ। पुलिस वालों के होश उड़ गए। कैप्टन चिन फेंग तो जैसे कोमा में चले गए। उन्होंने देखा कि वो खूंखार लुटेरा सचमुच जमीन पर अधमरा पड़ा था और वो हस्की शान से उस पर बैठा था। कैप्टन का सीपीयू इस नजारे को देखकर पूरी तरह हैंग हो गया। इसी बीच मेरी मालकिन लिन वॉन्चिंग भागती हुई अपने घर पहुंची। जैसे ही उसने अपने घर का बिखरा हुआ गलियारा और टूटा हुआ डॉग केज देखा, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। गुस्से के मारे उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी और वो हांफने लगी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका ये कुत्ता इतना शातिर हो सकता है। जब वो ऑफिस में थी तब इस कुत्ते ने पिंजरे के सारे स्क्रू दांतों से खोल दिए, दरवाजा गिराया और रफू चक्कर हो गया। लिन वॉन्चिंग ने ये सारा नजारा सीसीटीवी फुटेज में देखा था और वो सीधे पुलिस स्टेशन से घर भागी थी। उसे इस बात का डर नहीं था कि हस्की बाहर जाकर किसी को काट लेगा, क्योंकि उस कुत्ते में रत्ती भर भी अग्रेशन नहीं था। कोई उसे एक बिस्कुट भी दिखा दे तो वो उसके पीछे दुम हिलाकर चल देता था। लेकिन ये कुत्ता उसके लिए बहुत खास था। ये उसे उसके शहीद पिता ने गिफ्ट किया था। भले ही वो कुत्ता कितना भी सिरदर्द क्यों न हो, वो उसे खो नहीं सकती थी। कमीने कुत्ते, एक बार तू बस मेरे हाथ आ जा। इस बार तो तुझे सीधे जेल पेट जेल भेजकर ही दम लूंगी, उसने दांत भींचते हुए सोचा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका वो बुद्धू कुत्ता इस वक्त शहर का सबसे बड़ा हीरो बन चुका था। इंटरनेट पर लोग कहते हैं कि जेल जाने के बाद इंसान सुधर जाता है। अब मुझे नहीं पता कि ये बात कितनी सच है। लिन वॉन्चिंग ने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। वो तुरंत मुड़ी और घर से बाहर निकल गई। वो उस सिरफिरे हस्की को ढूंढने के लिए सड़कों पर खाक छानने को तैयार थी। उसी वक्त उस पुरानी गली में, अरे भाई, ये कुत्ता तो सच में गजब है यार, कमाल है बॉस। ऐसा लग रहा है जैसे किसी एक्शन फिल्म का सेकंड एपिसोड चल रहा हो। वहाँ मौजूद भीड़ तमाशा देख रही थी और पुलिस अब तक पूरी सिचुएशन समझ चुकी थी। जमीन पर दबोचे गए उस लुटेरे की शक्ल जब रिकॉर्ड से मैच की गई तो पता चला कि ये वही शातिर क्रिमिनल है जो इस हफ्ते 5 चोरियां कर चुका था। लेकिन इस वक्त उसकी हालत देखने लायक थी। उसकी पूरी बॉडी पर कुत्ते के दांतों के निशान थे और उसके दाहिने हाथ की हड्डी मांस चीरकर बाहर आने को थी। वो जमीन पर ऐसे जकड़ा हुआ था कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। वो दर्द के मारे लगातार कराह रहा था। भाई क्या कर्मा था। जैसे ही उस लुटेरे ने पुलिस वालों को देखा, उसकी आंखों में मानो जान आ गई। वो ऐसे गिड़गिड़ाया जैसे उसने किसी मसीहा को देख लिया हो। सर बचाओ मुझे, प्लीज बचाओ, ये कुत्ता पागल है सर, मुझे जल्दी यहाँ से निकालो। जरा सोचिए, एक 6 फीट 3 इंच का कट्टा पिट्टा खूंखार लुटेरा एक हस्की के सामने पूरी तरह बेबस होकर भीख मांग रहा था। इस हस्की की फाइटिंग पावर तो सच में आउट ऑफ कंट्रोल थी। पुलिस कैप्टन चिन फेंग को पुलिस डॉग्स का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। विदेशों में हस्की को पुलिस डॉग बनाया जाता है, ये सच है, लेकिन हमारे यहाँ के पालतू हस्की, भाई वे कभी किसी पर अटैक नहीं करते और उनका ओबीडियंस, आज्ञाकारिता लेवल तो माइनस में होता है। उनका दिमाग किस कोने में चलता है ये कोई नहीं जानता। तो क्या ये हस्की कोई बागी था? चिन फेंग को लगा कि शायद इस हस्की का ब्लड ग्रुप किसी नॉर्दर्न वोल्फ, उत्तरी भेड़िए का है, तभी इसमें इतना अग्रेशन है। अब कैप्टन को बस एक ही बात कंफर्म करनी थी, क्या ये हस्की वाकई अपराधियों पर हमला करने वाला एक समझदार कुत्ता है या फिर ये कोई पागल कुत्ता है जिसने राह चलते इस लुटेरे पर रैंडम अटैक कर दिया? क्योंकि इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क था। तभी एक पुलिस डॉग ट्रेनर हाथ में एक डंडा लेकर मेरे पास आया और बोला, सर ये कुत्ता अपनी पूंछ तक नहीं हिला रहा है, ये बहुत डेंजरस लग रहा है, फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है। मैंने मन ही मन सोचा, साले मैं एक इंसान की आत्मा हूँ, तू चाहता है कि मैं तेरे सामने पूंछ हिलाऊं? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि अगर इन्होंने मुझे पागल कुत्ता समझ लिया तो ये मुझे यहीं ऑन द स्पॉट गोली मार देंगे। अपनी जान और अपनी मर्दानगी दोनों को बचाने के लिए मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का गला घोटना ही पड़ा। भारी मन से मैंने अपनी पूंछ उठाई और उसे हवा में 2-4 बार हिला दिया, साथ ही अपना मुंह खोलकर एक बेहद फ्रेंडली स्माइल देने की कोशिश की। अरे बाप रे सर, पीछे हटिए, ये अपनी पूंछ हिलाते हुए गुर्रा रहा है, इसका मतलब ये एक्साइटेड है और हम पर हमला करने वाला है। ट्रेनर बुरी तरह घबराकर चिल्लाया, भाई साहब कुत्ता बनना भी इस दुनिया में कितना मुश्किल काम है यार। ट्रेनर की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। आसपास के पुलिस वाले 2 कदम पीछे हट गए और सीधे अपनी कमर पर बंधी गन पर हाथ रख दिया। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। शिया याओ बुरी तरह पैनिक हो गई। वो दौड़कर मेरे पास आई और उसने मेरे सिर पर हाथ रखा। ये कोई पागल कुत्ता नहीं है, देखिए ये मुझे नहीं काट रहा। अभी कुछ देर पहले इसी ने मुझे पुलिस को फोन करने का इशारा किया था। यह बहुत अच्छा कुत्ता है सच में। मैंने भी बिना मौका गवाए अपना सिर जोर जोर से हिलाया। हाँ हाँ दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं, गोली मत चलाना भाई, अपन अपना ही आदमी है। अरे ओ तेरी, ये कुत्ता तो सिर हिलाकर हाँ कह रहा है। कोई कुत्ता इंसानों की तरह कैसे बर्ताव कर सकता है? क्या ये मेरा वहम है? कैप्टन हैरान रह गए। लगता है ये सचमुच इंसानी भाषा समझता है। छोटे डॉगी, अगर तुम मेरी बात समझ रहे हो तो 2 बार भौंक कर दिखाओ।
दिखाओ। भाई पुलिस स्टेशन में एंट्री मारने और एक ऑफिशियल पुलिस डॉग बनने का इससे बेस्ट मौका मुझे दोबारा नहीं मिलने वाला था। अगर मैं एक बार पुलिस डॉग बन गया तो उस कड़क लेडी कॉप की जेल से भी बच जाऊंगा और रोज नए नए क्रिमिनल्स को पकड़कर सिस्टम से तगड़े रिवॉर्ड्स भी कमाऊंगा। क्या पता आगे चलकर मुझे इंसानी रूप में बदलने का कोई टूल भी मिल जाए। इसलिए मैंने अपनी पूरी ईगो को साइड में रखा और कोऑपरेट करते हुए 2 बार आवाज निकाली, वूफ वूफ। ओ माय गॉड कैप्टन चिन, ये तो सच में हमारी बात समझ रहा है। कसम से क्या लाजवाब कुत्ता है। ट्रेनर की आंखें फटी की फटी रह गईं। कैप्टन चिन, ये कुत्ता तो एक परफेक्ट पुलिस डॉग का मिसाल है। ये निडर है, इंसानी भाषा समझता है और इसे अच्छे बुरे का फर्क पता है। अफसोस बस इस बात का है कि ये हमारा ऑफिशियल पुलिस डॉग नहीं है। चिन फेंग कुछ पल के लिए शांत हो गए। सच कहूं तो वे भी अंदर से यही सोच रहे थे। उन्होंने देखा कि इस हस्की के गले में एक कॉलर है। इसका मतलब इसका कोई मालिक है, पर क्या उसका मालिक इसे पुलिस डॉग बनाने के लिए तैयार होगा? ट्रेनर से रहा नहीं गया। कैप्टन चिन, क्यों न मैं इसके कॉलर पर लिखे नंबर पर कॉल करके इसके ओनर से पूछूं कि क्या वे इसे डिपार्टमेंट को देने के लिए तैयार हैं? चिन फेंग ने कुछ सोचकर सिर हिला दिया, लेकिन यहाँ मेरी धड़कनें बढ़ गईं। अबे सालो, मैं उस लेडी कॉप के पिंजरे से भाग कर आया हूँ। अगर उस औरत को पता चला कि मैं यहाँ हूँ तो वो मुझे यहीं आकर हलाल कर देगी। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। उसी वक्त जैसे ही उस लुटेरे को पुलिस वैन में डाला गया, मेरे दिमाग में सिस्टम की वो जानी पहचानी आवाज गूंज उठी। सिस्टम नोटिफिकेशन, होस्ट ने सफलतापूर्वक एक खतरनाक लुटेरे को पकड़वाया है। इनाम के तौर पर आपको एक मिराकुलस सेंस ऑफ स्मेल, चमत्कारी सूंघने की शक्ति दी जाती है, जिससे आप अच्छे और बुरे इंसान के बीच का फर्क सूंघकर बता सकते हैं। अगले ही पल मेरे आसपास की हवा में मौजूद हर एक गंध मेरे दिमाग में एक क्लियर इन्फॉर्मेशन की तरह तैरने लगी। किसी पुलिस वाले के पसीने की बदबू, किसी के साबुन की खुशबू, मिट्टी की महक, खून की गंध और तभी मुझे कुछ ऐसा सूंघने को मिला जिसने मेरे होश उड़ा दिए। हवा में व्हाइट पाउडर यानी ड्रग्स कोकीन की एक बेहद प्योर स्मेल आ रही थी। मैं चौंक गया। मैंने तुरंत अपना सिर घुमाया और उस पुलिस कार की तरफ देखा जिसमें उस लुटेरे को बिठाया गया था। धत तेरी की, ये साला सिर्फ लुटेरा नहीं है, इसके पास से तो ड्रग्स की गंध आ रही है। उसी समय शहर की एक प्रिंटिंग शॉप में जहां लिन वॉन्चिंग अपने हस्की के खो जाने के पोस्टर प्रिंट करवा रही थी, उसका फोन बजा। हेलो, क्या आपका कुत्ता खो गया है? हमें एक आवारा हस्की मिला है। दूसरी तरफ से आवाज आई। लिन वॉन्चिंग के चेहरे पर राहत के भाव आए। हाँ, वो मेरा ही कुत्ता है। आप लोग इस वक्त कहाँ हैं? प्लीज उसे पकड़ कर रखिए, मैं अभी वहाँ पहुँचती हूँ। मैडम, असल में बात थोड़ी पेचीदा है। मैं साउथ पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ। आपके कुत्ते ने अभी अभी एक बेहद खतरनाक लुटेरे को पकड़ने में हमारी मदद की है। इससे पहले कि सामने वाला अपनी बात पूरी कर पाता, लिन वॉन्चिंग का दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया। वह हकलाते हुए बोली, तुमने क्या कहा? तुम साउथ पुलिस स्टेशन से हो? फोन पर मौजूद पुलिस वाले ने भी हैरान होते हुए कहा, जी हाँ, मैं साउथ पुलिस स्टेशन का एक सिविलियन कॉप हूँ। मुझे ज्वाइन किए अभी 1 ही महीना हुआ है। अरे एक सेकंड, क्या आप भी इसी डिवीजन में हैं? किस्मत का खेल देखिए, उस कुत्ते की मालकिन खुद उसी पुलिस डिपार्टमेंट की एक ऑफिसर निकली। अब तो मामला और भी बड़ा हो चुका था। हेलो सीनियर, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप हमारी कलीग हैं। फिर तो कोई हैरानी की बात नहीं है कि आपका कुत्ता इतना वेल ट्रेंड है। उसे पता था कि लोगों को कैसे बचाना है और उसने अकेले ही उस लुटेरे को धूल चटा दी। वो कॉप आगे बोला, आपको पता है सीनियर, ये वही शातिर लुटेरा है जिसने 1 हफ्ते में 5 वारदातों को अंजाम दिया था। आपके हस्की ने उसे सीधे जमीन पर पटक दिया। जब हम मौके पर पहुंचे तो लुटेरे में हिलने तक की ताकत नहीं बची थी। कसम से आपका कुत्ता तो अल्टीमेट है। लिन वॉन्चिंग फोन पकड़े हुए जड़ हो गई। उसे अपनी ही कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये क्या बकवास है? मेरा कुत्ता, वो हस्की जो घर के सोफे फाड़ने के अलावा कुछ नहीं जानता, उसने एक ऐसे क्रिमिनल को हरा दिया जिससे पूरी पुलिस टीम का सिरदर्द बना हुआ था, और ऊपर से वो लुटेरा इतना लंबा चौड़ा था, उसे एक हस्की ने पीट दिया। तुम लोग होश में तो हो ना? उसने कांपती आवाज में पूछा। क्या तुम श्योर हो कि वो एक हस्की ही है? हाँ सीनियर, बिल्कुल श्योर हूँ। ब्लैक एंड व्हाइट बॉडी, चेहरे का ज्यादातर हिस्सा सफेद, नीली आंखें और उसकी पुतली प्यूपिल के पास एक छोटा सा तिल का निशान है। वही है ना? वॉन्चिंग के हाथ से फोन छूटने को हो गया। हुलिया तो बिल्कुल उसी कबाती का था, लेकिन अब असली ट्विस्ट तो कहानी में आने वाला था। बिल्कुल जैसा कि आपने कहा, लिन वॉन्चिंग तो मानो जड़ हो गई। उसका छोटा सा मुंह खुला का खुला रह गया और वो फटी आंखों से अपने फोन को घूरने लगी। क्या ये कोई फेक कॉल है? भाई ये तो कुछ ज्यादा ही फिल्मी लग रहा है। लेकिन अगले ही सेकंड फोन से एक बेहद जानी पहचानी और रोबीली आवाज सुनाई दी। हेलो वॉन्चिंग, मैं पुलिस टीम से चिन फेंग बोल रहा हूँ। तुम्हारा कुत्ता। चिन अंकल? लिन वॉन्चिंग और कैप्टन दोनों तरफ कुछ सेकंड के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। चिन अंकल, क्या सच में मेरे ही कुत्ते ने उस लुटेरे को धूल चटाई है? वॉन्चिंग को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। हाँ वॉन्चिंग, ये तुम्हारा वही सिरी कुत्ता है। कैप्टन चिन फेंग ने गहरी सांस लेते हुए कहा। दरअसल चिन फेंग पहले नारकोटिक्स ड्रग्स डिपार्टमेंट में थे और कुछ साल पहले ही उनका ट्रांसफर इस पुलिस टीम में हुआ था। लिन वॉन्चिंग के पिता उनके पुराने कलीग थे जो ड्रग्स के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए थे। इन सालों में चिन फेंग ने वॉन्चिंग का ख्याल हमेशा एक पिता की तरह रखा था। वे अच्छी तरह जानते थे कि इस लड़की के पास एक हस्की है जिसे उसके पिता ने शहीद होने से पहले उसे तोहफे में दिया था। चिन फेंग ने उस कुत्ते को कई बार देखा था, एकदम बुद्धू, सुस्त और घर का कबाड़ा करने के अलावा जिसे कुछ नहीं आता था। क्या सच में
ये वही कुत्ता हो सकता है? पर अंकल, वो मेरा कुत्ता कैसे हो सकता है? वो तो वॉन्चिंग की आवाज में अविश्वास साफ झलक रहा था। फोन पर कैप्टन चिनफेंग भी कुछ पल के लिए सोच में पड़ गए। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, एक काम करते हैं वॉन्चिंग, मैं तुम्हें इसकी एक फोटो खींचकर भेजता हूँ। तुम खुद देख लो कि ये तुम्हारा ही कबाती है या नहीं। वैसे मुझे भी अभी तक यकीन नहीं हो रहा। ठीक है चिन अंकल, थैंक यू, वॉन्चिंग ने कहा। चिनफेंग ने फोन वापस ट्रेनर को थमाया और उस हस्की की फोटो खींचने के लिए जैसे ही पीछे मुड़े, वे वहीं ठिठक गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे वो कुत्ता कहाँ गया? ट्रेनर भी झटके से सीधा खड़ा हुआ और चारों तरफ देखने लगा। उसके भी होश उड़ चुके थे। कमाल है, अभी तो यहीं था, कहाँ गायब हो गया? धत्त तेरी की, क्या वो हस्की सच में इतना शातिर है? चिनफेंग फोन पर जोर से चिल्लाए, वॉन्चिंग, तुम्हारा कुत्ता फिर से दुम दबाकर भाग गया है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस वक्त मैं वहाँ से पूरे 800 मीटर दूर भाग चुका था। मैं हवा में तैरती उस सफेद पाउडर ड्रग्स की महक का पीछा करते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा था। भाई, मामला जब जहर यानी ड्रग्स से जुड़ा हो तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं रह जाती। मुझे पूरा शक था कि उस लुटेरे के पीछे जरूर कोई बड़ा ड्रग डीलर है। अगर मैंने किसी ड्रग डीलर को पकड़वा दिया तो पुलिस डॉग के तौर पर मेरी परमानेंट नौकरी पक्की समझो। जब मैं डिपार्टमेंट के लिए इतना बड़ा कारनामा कर दूंगा तो मेरी मालकिन का गुस्सा भी काफूर हो जाएगा और वो मुझे कभी जेल भेजने या मेरे स्पेयर पार्ट्स ढीले करने की बात सपने में भी नहीं सोचेगी। अपनी मर्दानगी और सलामती के लिए इस बार मुझे एक बहुत बड़ा दांव खेलना ही था। वैसे भी सिस्टम ने कहा था कि अपराधी जितना बड़ा होगा, इनाम भी उतना ही तगड़ा मिलेगा। और हमारे देश में ड्रग तस्करी, ड्रग ट्रैफिकिंग से बड़ा और गंभीर अपराध क्या ही होगा। अगर ये दांव सही बैठ गया तो रिवॉर्ड बेहद आलीशान होने वाला था। ये सोचते ही मेरी रगों में उत्साह दौड़ गया। मेरे पैर हवा से बातें करने लगे। सिस्टम से मिली ये चमत्कारी सूंघने की शक्ति सचमुच कमाल की चीज थी। एक तो वैसे ही कुत्ते की नाक तेज होती है, ऊपर से हर गंध को पूरी तरह डिकोड करने की इस एबिलिटी ने मुझे एक परफेक्ट ट्रैकिंग डिवाइस बना दिया था। तकरीबन आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मैं शहर के बाहरी इलाके में बने एक बड़े सीवर गटर के मैनहोल के पास जाकर रुका। मैंने जैसे ही नीचे की तरफ देखा, मेरी आंखों में एक चमक आ गई। वह गंध सीधे नीचे से आ रही थी। अब मुझे नीचे जाने का कोई रास्ता ढूंढना था। मैंने आसपास नजर दौड़ाई। पास की झाड़ियों में मुझे एक मजबूत लकड़ी का डंडा दिखाई दिया। मैंने उसे अपने मुंह में दबाया, उसका एक सिरा मैनहोल के ढक्कन के गैप में फंसाया और दूसरे सिरे पर अपने पूरे शरीर का वजन डाल दिया। क्लिक, बैंग, ढक्कन एक तरफ खिसक गया। भाई साहब, जो कुत्ता लीवर का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लेवरेज जानता हो, उससे पंगा मत लेना। मैंने मन ही मन गर्व से एक चौड़ी स्माइल दी और बिना किसी हिचकिचाहट के उस अंधेरे और गंदे सीवर के अंदर कूद गया। सीवर के अंदर का रास्ता बेहद गंदा, गीला और बदबूदार था। मैं उस घिनौनी महक के बीच भी अपनी टारगेट गंध को तलाशते हुए गहराई में बढ़ता गया। मेरे भौहें सिकुड़ चुकी थीं। ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि लुटेरे ने छिपने के लिए इस जगह को चुना था। इस शहर का ये हिस्सा थोड़ा पिछड़ा हुआ था और यहाँ का सीवर सिस्टम सालों से लावारिस पड़ा था। चारों तरफ कचरे के ढेर थे और इतनी भयानक बदबू थी कि नॉर्मल पुलिस डॉग्स की नाक यहाँ आते ही काम करना बंद कर देती। पर शुक्र है कि मेरे पास सिस्टम का हैक था। मैंने अपने दांत भींचे और उस घिनौने रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। लगभग 2 किलोमीटर तक चक्कर काटने के बाद आखिरकार मुझे एक चौड़ी और सूखी जगह दिखाई दी। वहाँ जमीन पर कुछ कागजात बिखरे थे, एक पतली सी रजाई बिछी हुई थी और आसपास खाने पीने के खाली पैकेट्स पड़े थे। कोने में कुछ महिलाओं के हैंडबैग्स और पानी की बोतलें रखी थीं। साफ था कि ये उसी लुटेरे का खुफिया अड्डा था। ऐसी जगह पर भला पुलिस कैसे पहुंच पाती? मैं आगे बढ़ा और एक एक चीज को बारीकी से सूंघने लगा। मेरी नजरें तुरंत एक काले रंग के पेरिशियन हैंडबैग पर टिक गईं। मैंने उसे अपने मुंह से पकड़कर जोर से झटका। खटाक, बैग में से कई चीजें बाहर आ गिरी। एक लिपस्टिक, एक फाउंडेशन की शीशी, एक कॉन्ट्रासेप्टिव किट, एक पर्पल कलर का मसाज स्टिक, एडल्ट टॉय, कुछ ट्रेन के टिकट्स और सफेद पाउडर का एक छोटा सा पैकेट। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो सफेद पाउडर ही था, लेकिन जरा सोचिए, इस सिचुएशन में ये बैग तो उस लुटेरे ने किसी महिला से छीना होगा, तो फिर एक महिला के बैग में ये सब क्या कर रहा था? मैंने अपना दिमाग चलाया। मैं अपने पंजों से उन टिकट को थोड़ा खिसकाया। मेरी नजरें एक ट्रेन टिकट पर जाकर ठहर गईं। शंघाई रेलवे स्टेशन। डिपार्चर टाइम आज रात के 8:15 बजे, यानी आज ही रात। इस बैग का असली मालिक आज रात की ट्रेन से शहर छोड़कर भागने की फिराक में था। तभी मेरी नजर उस पर्पल मसाज स्टिक पर पड़ी। मेरी चमत्कारी नाक ने वहां की गंध का पूरा डेटा कलेक्ट कर लिया था और मेरा दिमाग उसका ऑटोमेटिक एनालिसिस कर रहा था। उस चीज पर एक वयस्क पुरुष के मलमूत्र की गंध थी, साथ ही आइस ड्रग्स, मेथाम्फेटामाइन की तेज महक और लुब्रिकेटिंग ऑयल का अंश था। मेरा माथा ठनका। इस बैग का मालिक कोई औरत नहीं, बल्कि औरत के कपड़ों में छिपा एक मर्द है और पुलिस की नजरों से ड्रग्स को छुपाने के लिए उसने उस घिनौने तरीके का इस्तेमाल करके ड्रग्स को अपने शरीर के अंदर छिपा रखा था। धैत तेरी की, ये तो महापर्वर्ट विकृत निकला यार। दूसरी तरफ साउथ पुलिस स्टेशन के इंट्रोगेशन पूछताछ रूम में उस लुटेरे जिसका नाम वांग हू था को अस्पताल से मरहम पट्टी कराने और रेबीज का इंजेक्शन लगवाने के बाद सीधे लॉकअप में लाया गया था। कैप्टन चिनफेंग खुद उससे पूछताछ कर रहे थे और यहाँ तक कि ब्रांच के डायरेक्टर झो झेंगुओ भी खुद वहाँ मौजूद थे। इस दौर में शहर की सुरक्षा बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती थी और एक के बाद एक 5 रॉबरी होना कोई छोटा मामला नहीं था। उच्च अधिकारियों ने इस केस को सुलझाने के लिए सिर्फ 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया
दिया था। 2 घंटे पहले तक डायरेक्टर झोउ झेंगुओ की हालत खराब थी क्योंकि उनके पास सिर्फ 1 दिन का वक्त बचा था और वे लुटेरे की परछाई तक नहीं छू पाए थे। वे अपनी डिमोशन की तैयारी कर चुके थे, लेकिन तभी पुलिस फोर्स ने उन्हें ये तगड़ा सरप्राइज दे दिया। मुलजिम सलाखों के पीछे था। झोउ झेंगुओ भागते हुए इंट्रोगेशन रूम में आए। इस वक्त वांग हू पूछताछ वाली कुर्सी पर बेजान सा बैठा था। उसके दाहिने हाथ पर प्लास्टर चढ़ा था, पूरी बॉडी पर पट्टियां बंधी थीं और जगह जगह कुत्ते के काटने के गहरे निशान साफ दिख रहे थे। उसे इस हाल में देखकर डायरेक्टर साहब अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। भाई कसम से मैं तो उस कुत्ते का फैन हो गया हूँ। जब चिन फेंग ने मुझे रिपोर्ट दी तो मुझे लगा वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। चिन फेंग ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, हाँ सर, सही कह रहे हैं। इसकी पूरी बॉडी पर कम से कम दर्जनों जगह काटने के निशान हैं। झोउ झेंगुओ ने लुटेरे के चक्कर काटते हुए कहा, इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे इस पर कम से कम 5-6 खूंखार पुलिस डॉग्स ने एक साथ हमला किया हो। ये जिंदा बच गया, यही इसकी खुशकिस्मती है। डायरेक्टर सर, असल में इसे सिर्फ एक ही कुत्ते ने इस हाल में पहुंचाया है, चिन फेंग ने धीरे से कहा। ये सुनते ही झोउ झेंगुओ के होश उड़ गए। क्या सिर्फ एक ही कुत्ते ने इसे ऐसा नोचा है? हमारे पूरे ब्यूरो में ऐसा कौन सा जांबाज पुलिस डॉग आ गया भाई, जिसने 6 फीट से ऊंचे कट्टे पिट्टे जवान को अकेले ही मटियामेट कर दिया? अब असली खेल शुरू होने वाला था, क्योंकि पुलिस को अभी तक अंदाजा नहीं था कि वो जांबाज कुत्ता कोई पुलिस डॉग नहीं बल्कि एक भगोड़ा हस्की था। हाँ सर, वो एक कुत्ता ही था, लेकिन कोई ऑफिशियल पुलिस डॉग नहीं, कैप्टन चिन फेंग ने झिझकते हुए कहा। पुलिस डॉग नहीं था तो फिर क्या था भाई? डायरेक्टर झोउ झेंगुओ ने अपनी भौहें सिकोड़ी। सर, वो एक हस्की था, और सच बताऊं तो हमने वहां जाकर कुछ नहीं किया। जब हमारी टीम मौके पर पहुंचे तो उस हस्की ने अकेले ही सस्पेक्ट को जमीन पर दबोच रखा था। ये सुनते ही डायरेक्टर झोउ झेंगुओ का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वे कड़क आवाज में बोले, चिन फेंग, मैं तुम्हारी इस बात के लिए तुम्हारी क्लास लगा सकता हूँ। पुलिस डॉग्स हमारे जांबाज साथी होते हैं और तुम उसकी तुलना एक हस्की से कर रहे हो। क्या उस महा बेवकूफ कुत्ते से हमारे कॉप्स की तुलना हो सकती है? इस तरह का मजाक अब बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने लॉकअप की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये लड़का वांग हूँ कोई ऐरा गैरा चोर नहीं है। हम पूरे 1 हफ्ते से इसकी परछाई को ढूंढ रहे थे और अब तुम कह रहे हो कि उसे एक हस्की ने पकड़ लिया। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम उस लुटेरे की बेइज्जती कर रहे हो या फिर हमारी पूरी फोर्स की? क्या हमारा पूरा डिवीजन एक हस्की से भी गया गुजरे है? डायरेक्टर सर, मैं कसम से कोई मजाक नहीं कर रहा। चिन फेंग जानते थे कि इस बात पर यकीन करना किसी के लिए भी नामुमकिन है। उन्होंने तुरंत जेब से अपना फोन निकाला। आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए, ये हमारी टीम के बॉडी कैम लॉ एनफोर्समेंट रिकॉर्डर का लाइव वीडियो है। ये हस्की नहीं है तो और क्या है? झोउ झेंगुओ ने चिन फेंग के चेहरे की सीरियसनेस देखी तो उनका आधा गुस्सा हवा हो गया। उन्होंने कांपते हाथों से फोन थाम लिया और ठीक इसी समय इंट्रोगेशन चेयर पर बैठा वो खूंखार लुटेरा वांग हूँ अचानक फूट फूट कर रोने लगा। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसके दिमाग में बार बार वही एक बात घूम रही थी, साला एक हस्की की माँ का, मुझे एक हस्की ने अरेस्ट करवा दिया यार। वो अपनी इस बदकिस्मती पर बुरी तरह बौखला चुका था। चिन फेंग ने उसकी तरफ देखा। डायरेक्टर सर, क्या आप अभी भी वीडियो देखना चाहते हैं? नहीं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। झोउ झेंगुओ ने अपना सिर पकड़ लिया। उनकी भौहें आपस में सिमट गई थीं और उनके चेहरे पर एक ऐसा अजीब भाव था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। वे मन ही मन सोच रहे थे, क्या ये लुटेरा सिर्फ बाहर से ही इतना कट्टा पिट्टा था और अंदर से एकदम खोखला निकला? दिखने में तो साला खूंखार सांड जैसा है, पर एक हस्की से भी नहीं जीत पाया। ये तो हद ही हो गई भाई। वांग हू कुछ पल के लिए शांत हुआ और फिर पहले से भी ज्यादा जोर जोर से रोने लगा। चुप कर साले। चिन फेंग ने जोर से टेबल पर हाथ मारा और वांग हू को शांत कराया। फिर उन्होंने अपना सिर घुमाया और डायरेक्टर से बोले, सर, वो हस्की वाकई में नेक्स्ट लेवल की चीज है। उसने न सिर्फ अकेले इस लुटेरे को धूल चटाई, बल्कि वो बिल्कुल इंसानों की तरह बर्ताव कर रहा था। हमारी हर एक बात को वो ऐसे समझ रहा था मानो कोई इंसान सुन रहा हो। हमारे डॉग ट्रेनर ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो कुत्ता पैदाइशी डॉग ट्रेनर है। झोउ झेंगुओ के चेहरे का एक्सप्रेशन देखने लायक था। हस्की और डॉग ट्रेनर, इन दो शब्दों का आपस में दूर दूर तक क्या कनेक्शन है भाई? उन्हें अभी भी ये सब किसी चमत्कार जैसा लग रहा था। उन्होंने चिन फेंग के फोन में वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाया और देखा कि वो कुत्ता वाकई में सिर हिलाकर हाँ कह रहा था। जब उसे 2 बार भौंकने को कहा गया तो उसने बिल्कुल आज्ञाकारी बच्चे की तरह 2 बार आवाज निकाली। अरे ये कुत्ता तो हमारी शियाओ लिन वॉन्चिंग का है ना? भाई मान गए, वो एक हस्की को इतनी बेमिसाल ट्रेनिंग दे सकती है। वाह। वैसे वीडियो में जिस तरह वो चुपके से दुम दबाकर भागा है, उसे देखकर तो लग रहा है कि वो कोई शातिर चोर है जिसकी आंखें ही नहीं है। झोउ झेंगुओ को अचानक कुछ याद आया। उन्होंने चिन फेंग को घूरते हुए पूछा, लेकिन एक सेकंड, वो कुत्ता तुम लोगों के हाथ से भाग कैसे गया? बाकी के पुलिस अफसर सिर्फ एक कड़वी मुस्कान के साथ एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सर, हमारा ध्यान थोड़ा भटक गया था। जैसे ही हम मुड़े वो साला हवा हो चुका था और शियाओ लिन तो गुस्से में लाल पीली हो रही थी। वो कह रही थी कि एक बार वो कबाती हाथ आ जाए तो वो सीधे उसका सूप बना देगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। झोउ झेंगुओ ने अपनी आंखें बड़ी की। इतना होनहार और टैलेंटेड कुत्ता नहीं भाई, मुझे खुद उस लड़की से बात करनी होगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है डायरेक्टर सर। चिन फेंग ने उन्हें धीरे से रोका। वो लड़की बस गुस्से में ऐसा कह रही थी। आखिर वो कुत्ता उसके शहीद पिता की आखिरी निशानी जो है। ये सुनते ही झोउ झेंगुओ के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उनकी आंखों में एक नरमी आ गई। तब तो उस कुत्ते को हर हाल में और जितनी जल्दी हो सके ढूंढना होगा। तुम फिक्र मत करो। हाँ सर,
सर, मैंने अपने लड़कों को उसे तलाशने के काम पर लगा दिया है। चिन फेंग ने सिर हिलाया और एक लंबी सांस ली। खैर सर, अब काम की बात पर आते हैं, इसका ट्रायल शुरू करते हैं। उन्होंने बाकी के सारे ख्यालों को दिमाग से निकाला और दोनों अफसर तुरंत इंटरोगेशन के मोड में आ गए। ये लुटेरा वांग हू भी अंदर से इतना डर चुका था कि उसने बिना किसी नखरे के अपने 5 रॉबरी के गुनाह कबूल कर लिए। पुलिस जो पूछती वो तुरंत उसका सीधा जवाब दे देता। साफ था कि वो पुलिस के सामने अच्छा बनकर अपनी सजा थोड़ी कम करवाना चाहता था। तभी पूछताछ के बीच में वांग हू ने अपनी नजरें घुमाई और दबे पांव पूछने लगा, सर, ऑफिसर साहब, मैं एक बात पूछना चाहता था। अगर मैं किसी बड़े ड्रग रैकेट या ड्रग्स छुपाने वाले की जानकारी दूं तो क्या मेरी सजा थोड़ी और कम हो सकती है? ये सुनते ही चिन फेंग और झो झेंगुओ के कान खड़े हो गए। वे दोनों तुरंत अपनी कुर्सी पर सीधे होकर बैठ गए। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो ड्रग्स की तस्करी कर रहा है? सर, मैं उसका नाम तो नहीं जानता, पर माजरा कुछ ऐसा है, जब मैंने अपनी तीसरी रॉबरी की थी तो मैंने एक औरत का पर्स छीना था। जब मैंने अपने ठिकाने पर जाकर उस बैग को खोला तो उसके अंदर सफेद पाउडर ड्रग्स का एक छोटा सा पैकेट था। मैं उस वक्त हैरान रह गया था। ऑफिसर साहब, मैं कसम खाकर कहता हूँ वो पक्का सफेद पाउडर ही था। चिन फेंग की आवाज और सख्त हो गई। वांग हू, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ। अपनी सजा कम कराने के चक्कर में अगर तुमने पुलिस को कोई भी झूठी इन्फॉर्मेशन दी तो इसे कोर्ट की गुमराह करने की कोशिश माना जाएगा और तुम्हारी सजा एक लेवल और बढ़ा दी जाएगी। क्या तुम अपनी बात की जिम्मेदारी लेते हो? हाँ सर, बिल्कुल। मैंने जो बैग चुराया था वो अभी भी मेरे उसी सीवर वाले ठिकाने पर पड़ा है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप खुद वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ सच में ड्रग्स है सर। चिन फेंग और झो झेंगुओ के चेहरे और भी गंभीर हो गए। हाल ही में एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट से एक खुफिया इन्फॉर्मेशन आई थी कि शहर में कुछ छोटे मोटे ड्रग पेडलर्स पकड़े गए हैं और उन्हें शक था कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा ड्रग माफिया काम कर रहा है। ऐसे में वांग हू की यह बात बिल्कुल सच हो सकती थी। चिन फेंग, तुम अभी के अभी इस वांग हू को लेकर इसके बताए हुए ठिकाने पर जाओ। अगर वहाँ सच में ड्रग्स का कोई सुराग मिलता है तो तुरंत हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करो। डायरेक्टर ने आदेश दिया। यश सर। चिन फेंग तुरंत खड़े हुए। उन्होंने वांग हू की कुर्सी का लॉक खोला और उसे झटके से ऊपर उठाया। चल बेटे, आगे बढ़ और हमें रास्ता दिखा। ऑफिसर साहब, अगर मेरी बात सच निकली तो क्या इसे मेरा बड़ा योगदान माना जाएगा? मेरी सजा कितने साल कम होगी सर? वांग हू ने आगे बढ़ते हुए पूछा। चिन फेंग ने उसे बाहर की तरफ धकेलते हुए एक ठंडी मुस्कान दी। खैर, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आगे तुम्हारा कॉपरेशन कैसा रहता है। वैसे ज्यादा उम्मीद मत रखना। वांग हू ने एक फीकी मुस्कान दी। चिन फेंग ने आगे कहा, लेकिन हाँ, अगर तुमने हमें गुमराह करने की कोशिश की होगी तो पुलिस को धोखा देने के जुर्म में तुम कई सालों के लिए अंदर सड़ोगे, ये तय है। उसी समय मैं शंघाई रेलवे स्टेशन के सामने बने बड़े से स्टेशन स्क्वायर मैदान में पहुंच चुका था। मैं बिना किसी निश्चित दिशा के बस यूं ही इधर उधर घूम रहा था और अपनी नाक से हवा को टटोल रहा था। लेकिन भाई साहब, इस भीड़ भाड़ वाली जगह पर इतनी तरह की गंध मिक्स थी कि मेरे दिमाग का दही हो रहा था। किसी महिला के लीची वाले परफ्यूम की खुशबू, किसी के हाथ में पकड़े प्याज कचौड़ी की महक, इंसानों के पसीने और थूक की बदबू, अदरक की महक के साथ किसी के पैरों की सड़ांध और सड़े हुए चीज की गंध। ये सब मिलकर एक ऐसा कॉकटेल बन चुका था कि मुझे सच में उल्टी आने को हो रही थी। मैं ये सब जानबूझकर नहीं सूंघ रहा था, पर क्या करूं, जब मैं नॉर्मल सांस भी ले रहा था तो मेरी ये चमत्कारी सेंस ऑफ स्मेल हवा में मौजूद हर एक बारीक गंध का ऑटोमेटिक पोस्टमार्टम करके उसका पूरा डेटा मेरे दिमाग में फीड कर रही थी। मुझे पहले नहीं पता था, पर अब मुझे एहसास हो रहा था कि इस कमाल की नाक के साथ जीना कितना बड़ा सिरदर्द है। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं अपनी सांस ही रोक लूं, लेकिन उस बड़े ड्रग डीलर को पकड़ने और अपनी मर्दानगी की रक्षा करने के लिए मुझे ये सब बर्दाश्त करना ही था। मैंने एक गहरी और भारी सांस ली, अपने अंदर की घिन को दबाया और उस भीड़ भरे स्क्वायर में लगातार चक्कर काटता रहा। अरे देखो देखो मम्मा, वहाँ देखो, कितना क्यूट हस्की है। ओए बुद्धू कुत्ते, इधर देख। पास से गुजरते हुए कुछ लोग मुझे देखकर आवाजें लगाने लगे। मैंने उन नासमझ इंसानों को पूरी तरह इग्नोर किया और बेहद सीरियस होकर अपने मिशन में जुटा रहा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था कि वो ड्रग स्मगलर इसी भीड़ में कहीं छुपा हुआ था और उसे ढूंढने की चाबी सिर्फ मेरे पास थी। मैंने उस बैग के मालिक यानी उस ड्रग स्मगलर की गंध को अपने दिमाग में पूरी तरह लॉक कर लिया था। अब वो साला जब भी और जहां भी मेरे सामने आएगा, मेरी चमत्कारी नाक से बचकर नहीं भाग पाएगा। लेकिन भाई, मुझे इस बात का पूरा यकीन नहीं था कि वो ड्रग डीलर दोबारा इसी स्टेशन पर आएगा या नहीं। जरा सोचिए, एक ड्रग डीलर जिसका लाखों का माल, ट्रेन के टिकट्स और पूरा बैग चोरी हो चुका हो, क्या वो दोबारा उसी स्टेशन पर आकर नया टिकट बुक कराने का रिस्क लेगा? कोई भी समझदार इंसान ऐसी बेवकूफी नहीं करेगा, है ना? पर मेरे पास कोई और सुराग नहीं था। मैं यहाँ बस अपनी किस्मत आजमाने आया था। मैंने ट्रेन स्टेशन के मेन गेट पर लगी बड़ी सी घड़ी की तरफ देखा। रात के लगभग 8 बजने वाले थे। ट्रेन का टिकट चेकिंग का टाइम शुरू होने ही वाला था। मेरी धड़कनें बढ़ने लगीं। अगर इस भीड़ में मुझे वो नहीं मिला तो मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा और मेरा सिर घूम जाएगा। लेकिन ठीक उसी पल हवा में तैरती एक जानी पहचानी गंध सीधे मेरी नाक से टकराई। ओ तेरी की, ये तो वही स्मेल है। मैंने झटके से अपना सिर नॉर्थ उत्तर दिशा की तरफ घुमाया। सामने एक दुबला पतला दाढ़ी वाला जवान लड़का खड़ा था। वो लड़का बहुत संभलकर ट्रेन स्टेशन के गेट की तरफ बढ़ रहा था। चलते चलते उसकी नजरें बार बार चारों तरफ घूम रही थीं। उसके चेहरे पर साफ घबराहट थी। बेटा, अब तू नहीं बचेगा। हुलिया बदलने से क्या होता है? तेरी गंध तो वही है ना? मैंने एक पल की भी देरी नहीं
की। मैंने अपने चारों पैर खोले और पूरी ताकत से उसकी तरफ स्प्रिंट मार दी। गटर से निकले किसी जंगली भेड़िए की तरह मैंने पलक झपकते ही कुछ मीटर का फासला तय किया और धड़ाम, मैंने सीधे उस लड़के पर छलांग लगाकर उसे जमीन पर पटक दिया। अरे साले, ये हस्की कहाँ से आ गया? वो लड़का अभी गालियां दे ही रहा था कि उसकी वो आवाज एक खौफनाक चीख में बदल गई। आहा, मैंने सीधे उसके कंधे पर अपने नुकीले दांत गड़ा दिए थे। मेरी बाइट फोर्स इतनी तगड़ी थी कि उसके कंधे के जॉइंट्स और कॉलर बोन से चटकने की साफ आवाज आई। क्रैक। मेरे दांतों के बीच से खून का फव्वारा छूट पड़ा, पर मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। मुझे हर हाल में उसे ऑन द स्पॉट पंगु बनाना था ताकि वो भाग न सके। जो इंसान अपने शरीर के अंदर जहर छिपाकर तस्करी करता हो वो साला जीने के लायक ही नहीं है। इसके बाद मैंने बिना वक्त गंवाए उसके पैर की पिंडली पर एक और जबरदस्त कट मारा। जब मुझे यकीन हो गया कि अब ये हिल भी नहीं पाएगा, तब मैं तुरंत वहां से 3 पैरों के बल भागा और पास के घने जंगलों झाड़ियों में छिप गया। मेरी समझदारी इसी में थी, क्योंकि भाई हमारे देश में तमाशा देखने वाले और नेक दिल बनने वाले लोगों की कमी नहीं है। वहां मौजूद भीड़ में से कुछ लोग हाथ में डंडे और ईंट पत्थर लेकर मेरी तरफ दौड़ पड़े थे। इतना ही नहीं, थोड़ी ही दूरी पर खड़े रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के गार्ड्स भी हाथ में डंडा और दंगारोधी हथियार लिए तेजी से इस तरफ आ रहे थे। पागल कुत्ते ने राह चलते आदमी को काट लिया। धत तेरी की, ये हस्की तो सच में बौरा गया है। जल्दी करो, आगे बढ़ो और इसे मार डालो। ओ भाई, कितना खून बह रहा है, वो तो बेहोश होने वाला है। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, पहले उस कुत्ते को ढूंढो। उस साले पागल कुत्ते को भागने मत देना। पूरे स्टेशन स्क्वायर पर अफरातफरी मच गई थी। जिन लोगों को असलियत का पता नहीं था उन्हें स्वाभाविक रूप से यही लगा कि एक आवारा पागल कुत्ते ने एक मासूम राहगीर पर हमला कर दिया है। भीड़ पूरी तरह भड़क चुकी थी। वे गार्ड्स के साथ सीधे जंगलों की तरफ बढ़े और चिल्लाने लगे कि इस पागल हस्की को जान से मारना होगा। शुक्र है कि मेरी रफ्तार बहुत तेज थी। इस समय तक मैं जंगलों को पार करके एक छिपे हुए बड़े ड्रेनेज पाइप नाली के अंदर घुस चुका था। बाहर से आती उन गुस्सैल आवाजों को सुनकर मेरी भी अंदर से थोड़ी फट रही थी। भले ही मेरे पास एक नॉर्दर्न वुल्फ जितनी ताकत क्यों न हो, पर हाथ में लाठी डंडे लिए इस आक्रोशित भीड़ के सामने अगर मैं गया तो मेरा कीमा बनना तय था। अपन में इतनी सेल्फ अवेयरनेस तो है भाई। अब मैं क्या करूं? साला भाषा का चक्कर है, वरना मैं चिल्लाकर बोल देता कि वो ड्रग स्मगलर है। अब तो बस एक ही उम्मीद है कि पुलिस जल्दी आए और मेरी बेगुनाही साबित करे। मैंने मन ही मन सोचा। बाहर मैदान में भीड़ ने उस घायल लड़के को चारों तरफ से घेर रखा था। भले ही वहाँ हर तरफ खून बिखरा था, लेकिन हमारे देश के लोगों को जहाँ तमाशा देखने को मिले वे अपनी जान दांव पर लगाने से भी पीछे नहीं हटते। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल मत हिलना, अभी शांत रहो वरना चोट और बढ़ जाएगी। एक बूढ़ी अम्मा ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और उस लड़के के जख्म पर पट्टी बांधने लगी। बेटा लेटे रहो, हमने 108 एम्बुलेंस को फोन कर दिया है, पुलिस भी बस आती ही होगी। नहीं, मुझे पुलिस की कोई जरूरत नहीं है, मेरा एक बहुत जरूरी काम है, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। वो लड़का दर्द से कराहते हुए उठने की कोशिश करने लगा। वहाँ मौजूद लोग उसकी ये बात सुनकर पूरी तरह कंफ्यूज हो गए। भाई, एक इंसान का कंधा और पैर बुरी तरह फटा हुआ है, खून बह रहा है और उसे ट्रेन पकड़ने की जल्दी है। ये तो हजम होने वाली बात नहीं थी। अरे बेटा, तुम्हारा खून बंद नहीं हो रहा है, तुम कहाँ जाओगे? बूढ़ी अम्मा घबराकर बोली। तुम लोगों से मतलब? किसने कहा था मुझसे हमदर्दी दिखाने को? पीछे हटो सब, मुझे ट्रेन पकड़नी है, वो लड़का चिढ़कर चिल्लाया। बूढ़ी अम्मा एकदम अवाक रह गईं, उनकी आंखों में आंसू आ गए। आसपास खड़े लोग ये नजारा देखकर भड़क गए। अरे भाई, ये तो हद है, लोग भलाई कर रहे हैं और तुम एहसान फरामोश बन रहे हो। हाँ, और मैंने ध्यान दिया। जैसे ही किसी ने पुलिस का नाम लिया, इसके चेहरे का रंग उड़ गया। उस लड़के का ये अजीब बर्ताव देखकर अब लोगों के मन में शक पैदा होने लगा था। ये पुलिस से क्यों बचना चाहता है? दाल में कुछ काला है क्या? और ठीक इसी पल दूर से पुलिस के सायरन की जोरदार आवाज गूंज उठी। सायरन सुनते ही उस लड़के के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर भीड़ को चीरकर भागने की कोशिश की, पर भाई, मैंने उसके पैर को जो नसों तक चबाया था, वो काफी देर तक छटपटाता रहा, पर मुश्किल से 2 मीटर भी आगे नहीं बढ़ पाया। कुछ ही पलों में पुलिस की 3-4 गाड़ियां स्क्वायर पर आकर रुकी। गाड़ियों से 7-8 पुलिस अफसर नीचे उतरे और पहली ही गाड़ी से जो ऑफिसर उतरी वो कोई और नहीं, मेरी मालकिन लिन वॉन्चिंग थी। इस वक्त उसके चेहरे पर गहरी चिंता और बेचैनी साफ दिख रही थी। वो अपने कलीग्स के साथ पहले से ही अपने भगोड़े हस्की को ढूंढ रही थी, लेकिन तभी कंट्रोल रूम से वायरलेस पर मैसेज आया कि शंघाई रेलवे स्टेशन पर एक पागल कुत्ते ने राहगीर पर हमला कर दिया है, इसलिए उन्हें तुरंत मौके पर पहुंचकर सिचुएशन संभालनी होगी। सबसे बड़ी बात यह थी कि शिकायत करने वाले ने बताया था कि वो पागल कुत्ता एक हस्की है। अगर इस बार उसने सचमुच किसी बेगुनाह को काट लिया है तो डिपार्टमेंट उसे ऑन द स्पॉट गोली मार देगा। लिन वॉन्चिंग का दिल बैठा जा रहा था। भीड़ को काबू करते हुए उसकी आंखें बार बार उस घायल लड़के की तरफ जा रही थीं। वो मन ही मन सोच रही थी, क्या ये हरकत वाकई मेरे कबाती की है? लिन वॉन्चिंग को अब तक पूरा यकीन हो चुका था कि सुबह लुटेरे को धूल चटाने वाला हस्की कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही कुत्ता था। भले ही उसने खुद अपनी आंखों से न देखा हो, पर चिन फेंग ने बताया था कि लुटेरे को उस कुत्ते ने लगभग अधमरा कर दिया था। इस बुद्धू कुत्ते का अग्रेशन अचानक इतना कैसे बढ़ गया, ये उसकी समझ से बाहर था। पुलिस साहब, आप लोग पहले उस पागल कुत्ते को ढूंढिए, वो सामने झाड़ियों की तरफ भागा है। अगर वो यहीं कहीं छुपा रहा तो किसी और की जान भी खतरे में पड़ सकती है। हाँ मैडम, उस हस्की को कोई बीमारी हो गई है, उसने बिना वजह इस लड़के को नोच डाला। पता नहीं किसका पालतू है, पर उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है।
उसे गोली मार दीजिए। आसपास के लोग गुस्से में चिल्ला रहे थे। रेलवे स्टेशन जैसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर एक आदमखोर कुत्ते का छुपा होना किसी बड़े खतरे से कम नहीं था, इसलिए लोग पुलिस पर तुरंत एक्शन लेने का दबाव बना रहे थे। तभी बाकी के पुलिस अफसरों ने चुपके से लिन वॉन्चिंग की तरफ देखा। वे सब जानते थे कि जिस हस्की की बात हो रही है वो शायद वॉन्चिंग का ही कुत्ता है। तुम लोग मुझे क्या देख रहे हो? लिन वॉन्चिंग का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसकी आवाज में एक कड़कपन था। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो जिसका भी कुत्ता हो। अगर उसने किसी इंसान पर हमला किया है तो उसके साथ नियमों के मुताबिक ही बर्ताव किया जाएगा। उसे तुरंत न्यूट्रलाइज काबू किया जाना चाहिए। ये सुनकर उसके साथियों ने एक ठंडी सांस ली। जब खुद ओनर ने हरी झंडी दे दी थी तो अब हिचकिचाने की कोई वजह नहीं बची थी। उन्होंने आपस में बात की और हथियारों के साथ झाड़ियों की तरफ सर्च ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया। लेकिन तभी दो पुलिस अफसरों की गिरफ्त में मौजूद वो दाढ़ी वाला लड़का गिड़गिड़ाने लगा, ऑफिसर साहब, मैडम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए सर। वे दोनों पुलिस अफसर ठिठक गए। उन्होंने उसे सिर से पैर तक देखा। एक इंसान जिसका कंधा फटा हुआ है, पैर से खून बह रहा है और वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। वो कह रहा है कि वो ठीक है और उसे पुलिस की मदद नहीं चाहिए। पुलिस की छठी इंद्री, इंट्यूशन, तुरंत जाग उठी। इस साले के पेट में पक्का कोई दाढ़ी है। इसके पास कोई ना कोई ऐसा राज है जिसे ये छुपाना चाहता है। अफसरों ने उसे छोड़ने के बजाय अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। एक हवलदार ने थोड़ा जोर लगाया और उसे सीधे जमीन पर पटक कर उसकी पीठ पर अपना घुटना टेक दिया। पुलिस के इस कड़े एक्शन को देखकर उस लड़के की आंखों में खौफ और गुस्सा साफ तैरने लगा, क्योंकि अब उसका पर्दाफाश होने वाला था।